आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। चीन पर अब बड़ी आर्थिक पाबंदी की भी तैयारी है। रद्द हो सकते हैं चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट। ये सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, तनाव और ना बढ़े इस पर बातचीत शुरू हो गई है। दोनों ही तरफ से गलवान घाटी में इस वक्त मेजर जनरल स्तर की मीटिंग चल रही है। सेना सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यानी कि एक तरफ बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश, मेजर जनरल स्तर की मीटिंग शुरू हो चुकी है भारत और चीन के बीच। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे चीनी प्रोजेक्ट हैं जिनको रद्द करने की तैयारी कर रही है। बड़े आर्थिक पाबंदी की तैयारी इस वक्त भारत सरकार की ओर से की जा रही है। मेरठ RRTS पर गाज गिर सकती है। वहीं LAC पर धोखेबाजी के बाद चीन की नई कारस्तानी भी सामने आई है। उसने कहा है कि गलवान हमारा है। चीन की ओर से इस तरह की गुस्ताखी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बातचीत से सुलझा लेंगे हम विवाद। यानी कि एक तरफ बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई कड़े और बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में भी है भारत सरकार। क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, बातचीत पर कितना भरोसा किया जाए। क्योंकि चीन एक तरफ बातचीत करता है और वहीं दूसरी तरफ फिर ऐसी हिमाकत और हरकत कर देता है जो हिंदुस्तान को नामंजूर होती है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक के जरिए अब जो सवाल इस वक्त विपक्ष के मन में, देश के मन में खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब दिए जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही हो रही है, मेजर जनरल स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। तनाव और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि न सिर्फ दोनों देशों की यानी कि हिंदुस्तान और चीन की, बल्कि दुनिया भर की नजर इस तनाव पर बनी हुई है। इसी वजह से अलग अलग देशों की ओर से, चाहे उनकी मीडिया हो, वहां से अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन भारत का पक्ष यहां पर काफी ज्यादा मजबूत, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान अपनी सरजमी पर सड़क का निर्माण कर रहा था, लेकिन ये गले नहीं उतरा चीन के, और उसके बाद उसकी ओर से लगातार वो हिमाकत, वो हरकत की गई जो हिंदुस्तान को नामंजूर रहा। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि हमारे 20 जवानों की शहादत, जिस पर पूरा हिंदुस्तान नाज कर रहा है, फख्र कर रहा है। 16 बिहार रेजिमेंट के 12 जवानों की शहादत हुई, 3 पंजाब रेजिमेंट के 3 जवानों की शहादत हुई, 3 मीडियम रेजिमेंट के 2 जवान शहीद हुए, 81 माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी के 1 जवान की शहादत हुई, जबकि 81 फील्ड रेजिमेंट के 1 जवान की शहादत हुई। वहीं सबसे बड़ा ऑफिसर, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इन तमाम लोगों की शहादत। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान में एक तरफ अपने जवानों की शहादत के बाद गम का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के खिलाफ गुस्सा भी देखा जा रहा है। इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल किए। उन्होंने वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री से देश को सच बताने की मांग की है। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बाहर आइए, देश को सच बताइए। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। उस सर्वदलीय बैठक के बाद अब जो विपक्ष है उनके तमाम सवालों का जवाब मिलेगा, और फिर देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर भारत सरकार की ओर से किस तरह की जानकारी देश से साझा की जाती है इस पूरे मामले पर। फिलहाल चीन की हिमाकत पर शिवसेना ने भी सरकार पर सवाल दागे हैं। पूरी पार्टियां सभी राजनीतिक मतभेद भूलकर प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन देश को आपको बताना पड़ेगा कि असल में क्या हुआ है, कहाँ चूक हो गई है। आपके साथ चाइना के प्रधानमंत्री के रिश्ते बहुत ही मधुर थे। हमने देखा है जब आप प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे विदेश में घूमकर सभी राष्ट्रपति को अहमदाबाद लाकर झूले पर बिठाते थे। तो हमें लगा चाइना के साथ हमारे रिश्ते सुधर गए, लेकिन चाइना पर कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए। देश की रक्षा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानी अपने मुल्क के लिए, अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं। चीन की हर हिमाकत को, चीन के हर दुस्साहस को, चीन के हर षड्यंत्र को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का भारत है।
अगर चीन कोई शरारत करेगा तो चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन पर मंथन क्या सीमा पर होगा, जबरदस्त एक्शन जिसकी मांग और जिस तरह का माहौल इस वक्त देश भर में बना हुआ है, इसी पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल ए के सिबाच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं और इसके अलावा आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आलोक जी, आपका ही रुख करते हुए, अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, तो जो मांगे कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है, कम से कम उम्मीद यही कि देश हित में जब नेशन फर्स्ट की बात हो तो फिर सरकार के साथ आपके भी कदम आगे बढ़ेंगे। आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही कोई भी देश की जब बात आती है तो हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। आज भी हम पूरी तरह से सेना की जो शहादत है उसको नमन करते हैं और हमें उनके शौर्य के ऊपर पूरी तरह से गर्व है। आज जिस तरह के हालात हैं देश के अंदर, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन एक कुछ सवाल सीधा सीधा ये है कि 2 दिन के बाद आज हमें पता चलता है कि सच्चाई थोड़ी सी हिस्से में आई है कि सच्चाई क्या है। अभी भी देश के गृह मंत्री साहब और देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान उस तरह का नहीं आया है। क्या देश के डिफेंस मिनिस्टर चीन का नाम लिखने में भी अपने ट्वीट में डर रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को आज ही शाम को आकर देश को नहीं संबोधित करना चाहिए? क्या 21 तारीख को वो देश को संबोधित करेंगे? क्या पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया मोदी साहब ने? 20 जवान शहीद हुए हैं, कितने लापता हैं, कितने घायल हैं, कहां पर हैं, कोई अगवा तो नहीं किए हैं? तमाम तरह की चीजें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। आज देश की बात है, आज शहादत को हम सलाम करते हैं, लेकिन साथ के साथ तमाम सवाल भी सामने हैं कि पिछले 40-42 दिन से ये सरकार गूंगी क्यों थी? तब राहुल जी सवाल पूछते थे तो राहुल जी से उल्टा शायरी सुनाई जाती थी, डिफेंस मिनिस्टर महोदय शायरी सुनाने लग जाते थे। आज हम पूछना चाहते हैं भाई, उस शायरी का क्या रहा? शाम को टीवी चैनल्स पर आकर आप जो बात बता रहे थे और टीवी चैनल्स पर जो चल रहा था 2.5 किलोमीटर वो हट गए, 2.5 किलोमीटर वो चल गए, इसका मतलब पूरे देश को आपने अंधेरे में रखा। आप केवल ये बता दीजिए कि इतनी लचर तेल और विदेश नीति जो है उसका रिजल्ट नहीं है ये। 18 बार आप जिनपिंग से मिले, उसका क्या नतीजा रहा? अप्रैल मई से पूरा देश सवाल पूछ रहा है, लेकिन जो सवाल पूछे वही देशद्रोही है। सवालों पर पाबंदी है और सूचना पर तालाबंदी है पूरी तरह से। चलिए ठीक है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब हम लेंगे, लेकिन उसके पहले ए.के. सिबाच जी आपके पास आते हुए, अब चूंकि भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत भी शुरू हो गई है, इस बातचीत के जरिए एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ पाएंगे क्या हम? देखो, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जो 15-16 जून को रात को हुआ एक बड़ा दुर्भाग्य बात थी, जहां पर हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। मगर एक अच्छी बात यह है कि भारत ने भी कम से कम 40 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। चीन एक ऐसा देश है जिस पे कोई आप विश्वास नहीं कर सकते। एक विश्वासघात उसके नब्ज में लिखा हुआ है। जैसे कि सिचुएशन डिफ्यूज हो गई थी और वो वापस चले गए थे, उसके बावजूद वो दोबारा वापस आए और फुली प्रिपेयर्ड आए, आयरन बैटन के साथ आए और हथियारों के साथ आए, जिससे उन्होंने एक प्रकार से अनवांटेड हमला किया और भारत की फौज ने उसका जवाब दिया। जो अभी मेजर जनरल लेवल की मीटिंग चल रही है उसका बड़ा अहमियत है। वो जरूरी इसलिए है कि जिस प्रकार से एक तनाव बढ़ गया है भारत और चीन के बीच में, ना भारत युद्ध चाहता है ना चीन चाहता है, तो थोड़ा कहीं ऐसा करना पड़ेगा कि हम थोड़ा डिफ्यूज करें, डी एस्केलेट करें और डिसएंगेज करें। लेकिन अभी जो सिचुएशन है आपस, तो इस प्रकार से इस बातचीत में 3 मुद्दे हैं, डिसएंगेज, डिफ्यूज और डी एस्केलेट। और आपस में टेंशन कम करने की बातचीत होगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और बीच के अंदर सेफ्टी जोन होगा। कहने का मतलब है अगर 2 वेरिंग फौजें हैं वो अगर बहुत नजदीक आ जाती हैं तो आपस में हत्था मुक्की होने के चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी जोन होगा। तो जो ये आज की अब बातचीत चल रही है मेजर जनरल लेवल की, ये एक बड़ी अहमियत की बातचीत है और इससे यही होगा कि लोअर लेवल पे टेंशन कम होगी, डिवीजन लेवल पे टेंशन कम होगी। ना भारत युद्ध चाहता है ना चीन, तो इसको ये करना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपस में बातचीत से हल निकलेगा। मगर भारत की 2 बातें हैं। भारत चाहता है कि चीन 1 अप्रैल 2020 को स्टेटस को मेंटेन करे, जहां वो अंदर आ गया वापिस जाए, और जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है भारत के अंदर वो हमारी चलती रहे, क्योंकि ये हमारा
लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के अपनी तरफ है और लेकिन बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर इसी डेवलपमेंट बात को हम लेकर करेंगे। तो चीन की तरफ से आपत्ति जताई जाती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड कर रहे हैं उसी बात को लेकर वो अपनी आपत्ति जताता रहा है। इसी जून महीने में जो 4 दौर की पीछे बातचीत हुई है उसमें भी राजीव प्रताप रूढ़ी जी, इस वक्त बीजेपी के सांसद, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में ही उन्होंने कहा था यूनाइटेड नेशन में कि हम बुद्ध के देश हैं, शांति का संदेश देते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन जब चीन जैसा पड़ोसी हो जो एक तरफ बातचीत करता हो और दूसरी तरफ पीठ पर आकर इस तरह से छुरा भोगता हो, हमारे 20 जवानों की शहादत, देश में एक गुस्से का माहौल है इस वक्त। आपको लग रहा है कि बातचीत के जरिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं? माफी चाहती हूं, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च बलिदान जो देश के वीर सपूतों ने दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और इस वक्त 2 मिनट का मौन रखकर सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आपको बता दें, चूंकि मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक महत्वपूर्ण मुद्दे कोविड-19 को लेकर थी, जो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, 3.5 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, उसको लेकर यह बैठक थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने देश को जो भरोसा, जो विश्वास दिलाया है वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और इस वक्त उन्होंने 2 मिनट का मौन, आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं। ओम शांति 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 है। अब हम इस वजह से मैं आग्रह करूंगा कि आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित सभी
इस वक्त गृह मंत्री का संबोधन शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है, सैनिकों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत अपनी अखंडता के साथ समझौता नहीं करेगा। किसी को भी इस बारे में किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने एक शब्द का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मारते मारते मरे हैं हमारे सैनिक और देश को गर्व है उनकी इस शहादत पर। सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। भारत अपनी अखंडता से किसी भी तरह की समझौता नहीं करेगा। और उसके बाद शहीद जवानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा 2 मिनट का मौन भी रखा। किसी को भ्रम या संदेह नहीं होनी चाहिए। हमारी संप्रभुता सर्वोच्च है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर यथोचित जवाब देने भी पूरी तरह से सक्षम है। मारते मारते मरे हैं हमारे सैनिक। देश के जवानों पर हमें गर्व है। सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह है, उन्होंने कहा कि 2 मिनट का मौन रखकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जाए। और उसके बाद हमने देखी सभी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये तमाम नेता नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनकी ओर से की गई है, और देश यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनना भी चाहता था, कि इन सर्वोच्च बलिदानियों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जिनकी तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है। एक तरफ गम का माहौल है, इनकी शहादत को लेकर लोगों के आंखों में आंसू है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान को नाज भी है, फक्र भी है, गर्व भी है। आलोक शर्मा जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री किस बारे में इंतजार कर रहे हैं, उनको आगे आकर बताना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया, उकसाने पर यथोचित जवाब दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। पूरा देश मोदी जी से जवाब मांग रहा था और मोदी जी ने जो जवाब दिया है, चाहे वो कम ही शब्दों में दिया है, देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। पूरा देश का कोई भी पार्टी हो, 135 करोड़ लोग आज मोदी जी के पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं वास्तव में ऐसा हुआ कैसे, और हम धन्यवाद करना चाहते हैं 45 दिन के बाद, 5 मई के बाद आज जिस तरह से मोदी जी ने चाइना के ऊपर चुप्पी तोड़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी साहब। लेकिन अब डिफेंस मिनिस्टर साहब को आकर बताना चाहिए देश को कि क्या क्या हुआ है। 2 दिन लग गए। कल जेपी नड्डा साहब का मैं भाषण सुन रहा था, जनसंवाद रैली कर रहे थे नड्डा साहब। क्या सरकार के और बीजेपी के अध्यक्ष को ये नहीं पता चला था कितने शहादत हो चुकी है वहां पर? उसके बावजूद आप जनसंवाद रैलियां कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह की विदेश नीति रही है पिछले 6 वर्षों में से 4 वर्ष पार्ट टाइम आप लोगों ने यहाँ पर देश के लिए रक्षा मंत्री दिया। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल पूछे थे तो मैंने आपका जवाब ले लिया है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी, आलोक जी को लगता है कि देश को भ्रम की स्थिति में रख रही है सरकार, पारदर्शिता की कमी है। देखिए आलोक जी, जैसे मेरी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी के पैनलिस्ट हैं और शायद इनके पास चाइना पर पूरा ब्रीफ नहीं है। ये स्वाभाविक तौर से पॉलिटिकल रेटोरिक में है और मैं नहीं समझता हूं कि जो बातें ये टेलीविज़न पर आजकल कर रहे हैं और जो व्यवहार ये कर रहे हैं वो कोई भी कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन या कांग्रेस पार्टी उसको एंडोर्स करेगी। लेकिन इनका है, और जिस प्रकार का ये चुनौती भरे शब्दों का उपयोग, देखिए 2013 और 14 में बहुत गलत थे। नहीं, आप बीच में आप चित्रा जी इनसे बात कर, जब ये लोग बोलते हैं तो हम देखिए प्लीज एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, आपकी बारी जब आएगी आप जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, 20 जवानों की शहादत हुई है। मैं पूरी उम्मीद करूंगी उसी तरह की गंभीरता का परिचय कम से कम इस वक्त एक ऐसे समय में जब चुनौतियों का सामना पूरा देश कर रहा है। प्लीज सर, मैं आऊंगी, मैं तुरंत आऊंगी सर, मैं तुरंत आऊंगी आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। राजीव जी की बात एक बार कंप्लीट हो जाए। राजीव जी प्लीज। देखिए क्षमा कीजिए चित्रा जी, मैं जनरली कभी भी कोई बोलता है तो नहीं बोलता हूं, और पैनलिस्ट को स्पोक्स पर्सन में प्रमोशन के लिए जरूरी है कि ये लोग अपने आप को धैर्य रखें और दूसरे की बात सुनने की आदत रखें। मैं पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा, आज ये दिन नहीं है। सबसे पहले तो हम सब उन शहीदों के प्रति नमन जो लड़ते लड़ते मरे हैं और उन्होंने मारा भी है, और इसकी पुष्टि हम लोगों ने तो भारत की सरकार ने की है, चीन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं आना, ये भी हमारे लिए एक बड़ी बात है। मैं इस बात को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री ने अभी जो संबोधन दिया है उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये ऐसे नहीं जाएगा, और उनके शब्दों में बड़ा दम है। ये हमारा पृष्ठभूमि भी है, चाहे वो पहले भी हम लोगों ने पुलवामा में देखा, उरी में देखा, उसके बाद जो हम लोगों ने सरकार ने जो कदम उठाया है वो भी देखा, और हम एक मजबूत सरकार हैं और एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं,
और जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, शायद इससे परहेज करें आज की परिस्थिति में तो बेहतर होगा। अभी भी वार्ता चल रही है और उस वार्ता के क्रम में हमें अभी तक ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में पूरा पता नहीं है, क्योंकि ये परिस्थिति 45 वर्ष के बाद पहली बार हुई है। और हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि ये लेगेसी है, और लेगेसी उसे ही कहते हैं डिप्लोमेसी में जब वर्षों से कोई आज चीन के साथ हमारा बॉर्डर जिस प्रकार से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, भूटान के साथ बॉर्डर है, नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर है, वो डिफाइंड रहता है। पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर बहुत डिफाइंड, लेकिन चीन के साथ का ये लेगेसी है जो 1952 से चल करके आज तक आ रहा है, और इसमें समय समय पर संकट हुआ भी है। चीन हमारे भारत में प्रवेश भी किया है, प्रवेश करने के बाद हम लोगों ने उसे वापस पहुंचाया है, और ये डिप्लोमेटिक तरीके से भी हुआ है, स्ट्रैटेजिक तरीके से भी हुआ है, और आज फिर से एक बहुत बड़ी चुनौती उभर के आई है जिसकी देश की सरकार, और मैं MEA के, रक्षा मंत्री के और देश की सरकार के बयान के एक शब्द भी बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये अनुचित होगा एज अ स्पोक्सपर्सन मैं इस काम को करूं। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो चित्रा जी मैं उस सवालों का उत्तर दे सकता हूं। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि जो पुरानी गलतियां राजीव प्रताप रूढ़ी जी हमारी सरकारों ने की हैं, देखिए आपने 1952 का जिक्र किया, उसके बाद चीन के साथ हमने पंचशील समझौता किया, उसके बाद भी हमारी बातचीत रही, देश में चीन में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते रहे। लेकिन 1962 में क्या हुआ ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति आखिर क्या बनी? क्या कहीं एरर ऑफ जजमेंट हो गया कि एक तरफ हम बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं? 20 जवानों की शहादत। देखिए आपका चित्रा जी बिल्कुल सही कहना, तो कोई हमारे वहां पर जो हमारे सैनिक थे जो शहीद हुए हैं वो इस चीज का इंतजार नहीं कर रहे थे कि हमें कोई मार डाले। और मैं समझता हूं कि जो शूट द मैसेंजर हमारे CO साहब वहां गए, और बातचीत का जो भी सिलसिला है उसके बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जो जवान शहीद हुए उन्होंने भी जमकर मुकाबला किया है ऐसा लगता है, और वहाँ भी कई लोगों की मौत के घाट उन्होंने उतारा है। अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो आज हमारे देश के लद्दाख के क्षेत्र में अक्साई चीन का 35,000 स्क्वायर किलोमीटर आज चीन के पास है, जो हमारा हिस्सा है। और अरुणाचल में भी वो दावा करता है जो हम लोगों ने अपने पास रखा है, और आज तक 1 इंच नहीं जाना है, और पुरानी सरकारों ने भी नहीं जाने दिया है। इस प्रकार से कई सारे पाकिस्तान के भीतर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी चीन को पाकिस्तान ने पैसेज दे दिया है, वो भी हमारे लिए एक विषय है। तो एक बड़ी लेगेसी है इस, और किस परिस्थिति में मैं उस डिप्लोमेसी में नहीं जाना चाहता हूं कि आज चाइना जो पूरे दुनिया में घिर चुका है, किस प्रकार से साउथ चाइना सी में जो उसका है, किस प्रकार से उसकी टकराहट अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर के होगी है, किस प्रकार से जापान में उसका है, किस प्रकार से वियतनाम में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी सरकारों ने जो पिछले 1 वर्ष में निर्णय लिया है उससे घबरा करके, उससे परेशान होकर के वो एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं तो ये छोटी राजनीति नहीं है। देखिए इस बात को हमें हमेशा देखना होगा, पाकिस्तान के साथ हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट रहता है। हमारा रुख, क्योंकि अगर नेपाल अगर हमारे साथ कुछ करता है तो हम इस प्रकार का रुख नहीं अपनाते हैं, उसी प्रकार से चीन के साथ भी हमारा रुख अलग रहता है। और चीन के साथ पिछले 55-60 वर्षों में एक संबंध बना है, और वो संबंध साथ साथ चलकर बना है। और 1993 में एक समझौता हुआ जिसमें ये 5 बातों पर कहा गया कि इन कारणों से हम लोग बॉर्डर पर इस प्रकार से बिल्कुल सब। 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन में सबसे ज्यादा तनाव इस वक्त देखा जा रहा है। 45 साल के बाद सीमा पर खून बहा, लद्दाख में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई। चीन के धोखे का एक लंबा इतिहास रहा है, उसके धोखे का ये पूरा सच इस रिपोर्ट में देखिए। पांच मई से ही लद्दाख बॉर्डर पर तनातनी थी। इसे कम करने की लगातार कोशिशें भी हो रही थीं, पर किसी ने सोचा न था कि चीन सीमा पर खूनी जंग शुरू हो जाएगी। सोमवार की बातचीत में तय हुआ था कि गलवान वैली से चीनी सेना पीछे हटेगी। सूत्रों के मुताबिक 15 जून की रात 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू चीनी सैनिकों से बात करने PP-14 पर पहुंचे, लेकिन चीनी सैनिकों की मंशा कुछ और थी। वहां मौजूद चीनी सैनिकों ने लाठी, पत्थर और कंटीले तारों से लिपटे डंडों से हमला बोल दिया। उस वक्त चीनी सैनिकों की संख्या 3 गुनी थी और 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। 40 मिनट बाद भारतीय सैनिकों ने भी पलटवार किया। 43 चीनी सैनिकों को नुकसान की खबर है।
कई सैनिक शोक नदी में बह गए। पूर्वी लद्दाख में इस वक्त भारतीय और चीनी सेना के बीच में जबरदस्त तनाव है। दरअसल 15 जून को चीनी सेना की तरफ से एक उकसाने वाली कार्रवाई के बाद दोनों सेनाओं में जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन के 40 से 45 सैनिक मारे गए हैं। चीन और भारत सेनाओं के बीच में लगातार बातचीत चल रही थी। उस दौरान जब देर शाम लोकल कमांडर स्तर की बातचीत खत्म होने के बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी सेना की तरफ से कोई हरकत हुई, जिस हरकत को रोकने के लिए भारतीय सेना के 16 बिहार के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं संतोष बाबू अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे और उसके बाद चीनी सेना को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन चीनी सेना की काफी तैयारी थी, जिस पर शुरुआती हमले में भारतीय सैनिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सेना सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर भारी तनाव है। बातचीत से कुछ नहीं निकला। गलवान घाटी में कुछ भी नहीं बदला। सेना मोर्चे पर तैनात है। लद्दाख के साथ साथ एलएसी के सभी पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन ये है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है और इसमें तीनों सर्विसेज का मामला इन्वॉल्व है। एयरफोर्स ऑलरेडी वहाँ है, ऑलरेडी चारों तरफ है, नेवी अपने पूरी सतर्क है और यहाँ तक जहाँ तक की सुझाव हम यही देंगे कि इस समय अगर मामला बढ़ता है और ऊपर उठता है तो हमारी नेवी को मालदीव्स पे जाके उनके जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उसके ऊपर कैप्चर कर लेना चाहिए और जो जितने 40-50 किलोमीटर के इलाके हैं हमारे को उसके ऊपर जाके स्ट्रेट अवे कैप्चर करना चाहिए और फिर नेगोशिएटिंग चलने दीजिए। नेगोशिएटिंग अगर अब बात आगे बढ़ती है तब। गलवान घाटी में खूनी झड़प पर सेना ने बयान जारी कर बताया कि 15-16 जून की रात जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, वहां से वो अब पीछे हट गए हैं। 17 भारतीय जवान जो कर्तव्य निभाने के दौरान झड़प की जगह पर गंभीर रूप से घायल हुए थे और ऊंचाई वाले इलाके में 0 से नीचे तापमान को झेल रहे थे, उन्होंने जख्मों की वजह से दम तोड़ दिया। इससे इस कार्रवाई में शहीद होने वालों की संख्या 20 हो गई है। भारतीय सेना देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। एलएसी पर तनाव से दिल्ली में हलचल है। कल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री की अलग से मुलाकात हुई। सीसीएस की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन मामले पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि संप्रभुता सर्वोच्च है, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी को भी भ्रम या संदेह नहीं रखना चाहिए, किसी को भी किसी तरह का भ्रम नहीं रखना चाहिए। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वीर सैनिक सरहद पर मारते मारते मरे हैं। भारत अपनी अखंडता से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें जो देश इस वक्त सुनना भी चाहता था। और उसके बाद पीएम मोदी ने वीर सपूतों के नाम 2 मिनट का मौन भी रखा और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं
हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब पूरे भरोसे के साथ ये कहा जाए कि वीर सपूतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वो मारते मारते बने हैं, और साथ ही हिंदुस्तान शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई उकसावे की कार्रवाई करता है तो उसको करारा जवाब भी मिलेगा। एक भरोसा इससे जरूर पैदा होता है, लेकिन इसके आगे का ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जिनके साथ चीन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे हिंदुस्तान अपनी रणनीति कैसे अख्तियार करेगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूढ़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिबाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों के पास ही चले, लेकिन उसके पहले लद्दाख से श्वेता सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के मामले में कहा है, स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुस्तान अपनी संप्रभुता से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करेगा और देश के वीर सपूतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जी चित्रा, ये शब्द बहुत जरूरी थे। दरअसल प्रधानमंत्री की चुप्पी ऐसे समय में बहुत ज्यादा चुभ जाती है और साथ ही सैन्य बलों को भी ये जानना होता है। देखिए, टॉप ब्रास से तो बातचीत उनकी चलती रहती है, वो संपर्क में रहते हैं, वरना रक्षा मंत्री के संपर्क के जरिए उन्हें सारी खबरें मिलती हैं। लेकिन बहुत जरूरी होता है कि अगर देश की अगुवाई कोई कर रहा है, देश का नेतृत्व कोई कर रहा है, तो वो इस समय भरोसा दे, और देश भी जानना चाहता है कि क्या वाकई हम कुछ करने वाले हैं। वैसे लद्दाख की खबर मैं आपको दे दूं चित्रा, कि यहां पर मुझे ऐसी कोई कमी नहीं नजर आई जो भारत को करनी चाहिए थी। जैसे हमने देखा कि किस तरीके से ट्रेन को रोका गया, जो BRO के लिए मजदूर यहां पर आने थे, लेकिन आज जब फ्लाइट से आते हुए भी मुझे तमाम ऐसे मजदूर मिले जो सड़क निर्माण के लिए यहां पर बुलाए गए हैं। शहर के भीतर हमें यह बताया गया है, लेह में कम से कम, कि जितनी भी ट्रक्स हैं उन सबको आगे की ओर रवाना किया जा रहा है। मैं जहां पर खड़ी हूं चित्रा, इसके ठीक पीछे वो इलाका है जो पेंगोंग सो की ओर जाता है, यानी पेंगोंग लेक की तरफ जाता है, और इसी इलाके की तरफ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो टकराव की स्थिति वहां से होती है। अभी जो सिविलियन मूवमेंट है उसे वहां पर बंद किया गया है, लेकिन किसी भी तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क का निर्माण, जिसे लेकर चीन से सबसे ज्यादा तनातनी चल रही है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। यह जमीनी स्तर पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हाँ, सैन्य स्तर पर हम किस तरह का जवाब दे सकते हैं, सैन्य स्तर पर हम किस तरह चीन को डील कर सकते हैं, यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर होगा कि सरकार किस हद तक आगे जाना चाहती है, और वो गुंजाइश सरकार की तरफ से ही सेना को बताई जा सकती है। क्योंकि सेना से अगर कह दिया जाएगा आपको फला चीज करनी है, हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है कि चीन या किसी भी देश के आगे कमतर पड़े। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से अगर यह कहा गया है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सेना को इस तरह की बात कही जा चुकी होगी कि अगर आपने अपने 20 जवान खोए हैं तो हम किस तरीके से इसका बदला लेंगे। चित्रा, एक और सवाल का जवाब आप दे दें, उसके बाद आप अपने बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे डिफरेंसेस डिस्प्यूट में तब्दील ना हो, लेकिन जब चीन जैसा पड़ोसी हो जो एक तरफ बातचीत करता हो, और मेजर जनरल स्तर की बातचीत इस वक्त चल भी रही है श्वेता, और वहीं दूसरी तरफ फिर ऐसी हिमाकत और हरकत करता हो जो हिंदुस्तान को नामंजूर हो, तो ऐसे में क्या होना चाहिए?
नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल सबके सामने है। डिव कमांडर स्तर पर बातचीत हुई है, ब्रिगेड कमांडर के स्तर पर बातचीत हुई है। उस दिन जो कर्नल संतोष बाबू थे, जिन्हें आगे भेजा गया कि आप सीओ के स्तर पर भी आप बातचीत कीजिए, वो विश्वास के साथ ही जा रहे थे। बहुत सुलझे हुए अफसर हैं, उनके जो कोर्समेट्स हैं, उनके जो बैचमेट्स हैं, वो बताते हैं उनके बारे में कि वो एक बहुत शालीन, सभ्य, अच्छे जो बातचीत से नतीजा और उतने ही ब्रेव भी। लेकिन चीन ने क्या किया उनके सामने? चीन ने जो विश्वासघात उस टुकड़ी के साथ किया, क्या हम उसे सिर्फ एक बातचीत से दरकिनार कर देंगे? यह भी हमें देखना होगा कि उस टुकड़ी ने भी चीन को उतना ही ज्यादा असर डाला, उस पर उतना ही ज्यादा चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है। 40 से अधिक बताए जा रहे हैं चित्रा, ये कम नहीं होता है। लेकिन हमें अपने आप से यह भी सवाल एक देश के तौर पर पूछना होगा कि अगर दो देशों के बीच युद्ध नहीं चल रहा है तो इस तरह की कैजुअलिटी किस तरफ इशारा कर रही है? अगर हम कहते हैं वाकई दो ही तरह के काल होते हैं, युद्ध काल और शांति काल, तो क्या आज के समय में इस तरह की कैजुअलिटी हमें झेलनी चाहिए थी? चीन पर कब तक विश्वास करें, किस हद तक विश्वास करें? ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। युद्ध काल की परिस्थितियां अलग होती हैं, शांति काल की अलग होती हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान को शांति काल में अपने 20 जवानों की शहादत देनी पड़े तो फिर चीन के साथ कम से कम अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति या फिर जिस तरह के रिश्तों के जरिए हम आगे बढ़ते रहे उस पर दोबारा विचार करना भी होगा। और जब पीएम इस बारे में भरोसा देश को देते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह की उम्मीद भी पूरा देश कम से कम इस वक्त मौजूदा सरकार से भी, विपक्ष से भी, तमाम पार्टियों से भी कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें, हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 के मुद्दे पर तमाम सीएम के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकायदा सर्वदलीय बैठक भी अब चीन के मुद्दे पर बुलाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कोविड को लेकर मुख्यमंत्रियों को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने शुरुआत यहां से की कि जो चीन के में सैनिक शहीद हुए हैं उनको लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत किसी को उकसाता नहीं है और अपनी संप्रभुता और अखंडता के साथ समझौता भी नहीं करता है, और इन सैनिकों की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। मैं आपको दो घटनाएं याद दिला देता हूं चित्रा। 2016 के अंदर जब उरी की घटना हुई थी, उसके बाद बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात कही थी कि जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और उसके बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत ने। उसके बाद जब घटना हुई उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई और तब उन्होंने वंदे भारत की शुरुआत करते हुए ये कहा था कि सैनिकों की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। तो जब प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा बोलते हैं तो इसका मतलब यह है सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रणनीति बना रही है कि किस तरीके से जवाब देना होगा। आप देखिए कि डिप्लोमेटिक स्तर पर भी वो जवाब देने के लिए तैयार है, सैनिक स्तर पर भी जवाब दिया जा रहा है और आर्थिक क्षेत्र में भी चाइना को जवाब देने की तैयारी भारत की तरफ से की जा रही है। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इन सैनिकों की शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी तो कुछ विश्वास करना होगा। और इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने सबसे पहले आज जब सिचुएशन उन्होंने पूरी समझ ली और उसका जायजा ले लिया, उसके सारी चीजें समझने के बाद, सारी रिपोर्ट्स आने के बाद उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है 19 तारीख को। ये महत्वपूर्ण बात आप देखिए हिमांशु, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री जब भरोसा देते हैं, चूंकि पाकिस्तान के मामले में हम सब देख चुके हैं कि उसके बाद कैसे मुंहतोड़ जवाब हमने पाकिस्तान को देखा था, लेकिन जो हिमाकत चीन की ओर से की गई है उसको कैसे आगे हैंडल किया जाए। राजीव जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन आलोक शर्मा जी जल्दी से ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भरोसा तो दे रहे हैं, इस भरोसे के साथ आप लोग चलेंगे? वैसे चाहती क्या है कांग्रेस पार्टी? चीन के साथ रिश्तों पर क्या चाहती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि झूला झुलाया जाए और नारियल पानी पिलाया जाए, लेकिन अगर हमारे जवान शहीद हो तो सरकार आकर जवाब भी दे। 2014 की रैली अगर होती है और मोदी जी कहते हैं लाल आंख करनी चाहिए, और आज मोदी जी का पहला संबोधन 20 जवानों की शहादत के बाद आता है, तो शब्द है मानवता, कल्याण, कोऑपरेटिव, मतभेद विवाद में ना बदल जाएं। मुझे लगता है मोदी जी को अपना पुराना इतिहास याद करना चाहिए। आज 48 घंटे होने को जा रहे हैं, लगभग 40 घंटे हो चुके हैं, अभी तक हमें ये नहीं पता है। और मैं राजीव भाई का बहुत धन्यवाद करूंगा, मेरे बड़े भाई हैं ये, मेरी पूरी हिस्ट्री जानकर आए और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सच्चाई से स्वीकार किया कि सांसद होते हुए और बीजेपी का प्रवक्ता होते हुए उनको कुछ नहीं पता कि बॉर्डर पर क्या चल रहा है। मैं 3-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। कितने हमारे सैनिक घायल हैं, क्या ये बताने में भी सरकार डर रही है? क्या मोदी जी डर रहे हैं? कितने लापता हैं, क्या इतना बताने में भी डर रहे हैं? हमारे शहीदों की लिस्ट आने में 40 घंटे लग जाते हैं। इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं देश के, सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए क्योंकि शहादत हुई है। 350 किलो RDX आया, हमने सवाल पूछा कहां से आया, आज तक जांच नहीं। ठीक है सर,
चीन पर ही रहते हैं। जिस समय पर हमारे एक ही सवाल जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राजीव प्रताप रूडी, आलोक शर्मा जो सवाल उठा रहे हैं, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, सांसद को कुछ नहीं पता। ठीक है, जवाब देखिए, हमारी जितनी समझदारी उतनी समझदारी है, जिस हिसाब से एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मुझे जो बोलना है, और मुझे नहीं पता है कि मेरे ज्ञान की कमी कहाँ कहाँ दिख रही है, वो आलोक जी बताते रहेंगे, मैं सुनना चाहूँगा भी। मैं सिर्फ 2 वाक्य बताना चाहूँगा। आलोक जी, आप भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, और पहली बार उरी की घटना 18 सितंबर को हुआ, 6 दिन के बाद प्रधानमंत्री का बयान आया, और हम लोग 28 सितंबर को पीओके में प्रवेश करके, नहीं ये व्यक्ति सुनता क्यों नहीं है, इसको कहीं ट्रेनिंग में भेजिए। देखिए, आप एक तरफ सवाल पूछ रहे हैं, आलोक जी एक तरफ आप सवाल पूछ रहे हैं, और अगर सवाल का जवाब आप नहीं सुनेंगे तो फिर आपके सवाल तो सवाल ही रह जाएंगे, और फिर आप 10 घंटे के बाद उन्हीं सवालों के साथ सामने आएंगे। एक बार सुन तो लीजिए राजीव जी को, आप महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है सर, लेकिन जवाब तो सुनने का धैर्य दिखाइए। ठीक है आलोक जी, आरोप लगा रहे हैं। प्लीज आलोक जी, राजीव जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं सिर्फ 2 वाक्य बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया। उरी की घटना जब 18 सितंबर 2016 को हुआ तो 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री का बयान था, और 28 सितंबर को 8 दिन के भीतर हम लोगों ने घुस करके पाकिस्तान में उनके ठिकानों को निकाला। उसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का अटैक हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने इसी प्रकार से देश के लोगों के सामने संबोधन 15 तारीख को किया, मन की बात में उन्होंने 24 तारीख को किया, और ठीक बालाकोट 26 फरवरी को जाके बालाकोट में पूरा का पूरा उनके खेमों को धराशायी करके आए। आज भी प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि हाँ, देश के बलिदान बेकार नहीं जाएगा, हमारे शहीदों का नहीं जाएगा, और हमें कमजोर न समझे। आखिर देश के प्रधानमंत्री इसी प्रकार उन्होंने करके दिखाया है। अब आलोक शर्मा जी क्या बोलते हैं, इनसे तो मैं पूछना चाहूंगा कि 1952 से लेकर 1960 तक नेहरू जी ने 32,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का लेकर के चीन चला गया, जो आज तक हमारा हिस्सा था, इसके बारे में आज तक हम लोग चिंता करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां तो घास तक नहीं उगता है, वो चला गया तो क्या होगा। इन लोगों को कहिए कि अपने इतिहास में भी जाके देखें, और आज के जब इतना संवेदनशील वातावरण है उसमें इनको राजनीति सूझ रही है, तो स्वाभाविक तौर से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या उनके पैनलिस्ट इस प्रकार का बयान देंगे तो उनका अस्तित्व जिस प्रकार से सिमट करके 44 या 52 हो गया लोकसभा में, वो आने वाले दिनों में और खत्म हो जाएगा। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, देश संकट काल से गुजर रहा है, चाहे वो कोरोना हो चाहे जो घटना हो, हम सब, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि हमारे पास उतना ही जानकारी है जो भारत की सरकार ने MEA ने दिया है, उससे मैं कोई टिप्पणी में बाहर नहीं जाऊंगा। फिर ये व्यक्ति कहते हैं कि इनको कुछ नहीं पता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तो अज्ञानता का उत्तर नहीं हो सकता है। और अज्ञानता की स्थिति में कोई टेलीविजन चैनल पर आके कोई भी बयान दे, जब हमारे सिपाही लड़ रहे हैं, जब हमारे लोग नेगोशिएशंस में बैठे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, तो कोई इस प्रकार का बयान करे तो मैं उसका उत्तर तो देना एकदम अनुचित समझूं। आलोक शर्मा जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना, मैं तुरंत उसके बाद से बात आपके पास आऊंगी। नहीं, एक सेकंड सर, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। हमारे फौजी वहां पर लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या अभी लड़ाई जारी है वहां पर बॉर्डर पर? अभी एक सांसद ने बयान दिया आज तक टीवी चैनल पर, क्या वहां पर लड़ाई जारी है? और क्या डिफेंस मिनिस्टर मानसून सत्र से पहले मौनी बाबा ही बने रहेंगे कि मानसून सत्र में ही वो शहीद परिवारों को जवाब देंगे? देखिए चित्रा जी, जवाब नहीं देंगे। मैं किसी टेलीविजन चैनल पर नहीं बैठता हूँ जहाँ ऐसे पूछना चाहते हैं, क्षमा कीजिए, कांग्रेस के पास प्रवक्ताओं का बड़ा अभाव है। इनके पार्टी में ना कोई प्रवक्ता बचे हैं, कोई सुझाव प्रवक्ता तो ये बात नहीं करता। ये सड़क छाप प्रवक्ताओं से मैं बहुत कृपया एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करे। आलोक जी, सवाल पूछा है तो जवाब सुनने का धैर्य भी दिखाइए। और दूसरा, एक मेरी बात सुन लीजिए। आलोक शर्मा जी, 20 जवानों की शहादत हो गई है, कम से कम हम अपने शब्दों के जरिए भी इस बात का ध्यान रखें। आलोक जी प्लीज,